हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा है कि आप सब अच्छे ही होंगे। आज मैं आपके लिए एक नई कहानी भूत वूत कुछ नहीं होते साहब लेकर आई हूँ। कहानी पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। साथ ही साथ अगर आप चाहते हैं कि मैं भविष्य में भी आपके लिए ऐसी ही कहानियाँ लेकर आती रहूँ तो उनकी अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं। नितिन बार बार अपनी घड़ी देख रहा था। अरे अभी थोड़ी देर पहले ही तो देखा था, रात के 11 बजे थे। अभी फिर देख रहा हूँ तो भी घड़ी में 11 ही बजे हैं। नितिन ने गहरी सांस ली। कहीं मेरी घड़ी तो खराब नहीं हो गई है, नितिन मन ही मन बुदबुदाया। वह पास वाले सज्जन को झिंझोड़ते हुए बोला, भाई साहब कितने बजे हैं? नींद में चूर होकर बार बार नितिन के कंधे पर सिर रखकर सो रहा वह अजनबी भी हाजिर जवाबी से बोला, कल रात इस समय जितने बजे थे अभी उतने ही बजे हैं। आप निश्चिंत रहिए, आपका स्टेशन जब आएगा तो मैं आपको बता दूंगा। बोलते वक्त उस अजनबी के मुंह से बीड़ी की बांस आ रही थी। नितिन झल्ला उठा, अपने कंधे से उस सज्जन के सिर को झटकते हुए बोला, महाशय अपने सिर को सीधे रखकर अपनी सीट पर सोइए। आप बार बार क्यों नींद में मेरी ओर लुढ़क जाते हैं? धोतीधारी अधेड़ उम्र का वह व्यक्ति भी हड़बड़ा कर सीधा हो गया। नितिन उसकी ओर घूरते हुए सोच रहा था कि शायद यह किसान या दिहाड़ी मजदूर होगा और दिन भर की मेहनत के बाद कुछ पैसे कमाकर अपने घर जा रहा होगा। थोड़ी देर में सब कुछ सामान्य हो गया। यूं तो नितिन हमेशा बस में घोड़े बेचकर सोता है, पर आज न जाने क्यों नितिन को नींद ही नहीं आ रही थी। उसे पता था कि बस बहुत लेट हो चुकी है। विचारों के आवेग में बहता हुआ नितिन शून्य की ओर ताकने लगा। उसे रात को 8 बजे ही अपने भैया के ससुराल पहुंच जाना चाहिए था, पर इस मरियल बस की लेट लतीफी ने सब गुड़ गोबर कर दिया। शून्य की ओर ताकते हुए स्मरण हो आया कि जब वह छोटा था तो भाभी के साथ उनके पीहर आ जाता था। उसे भाभी का पीहर बहुत अच्छा लगता था। वहां उसकी खूब आवभगत होती थी और लौटते समय नेक भी मिलता और गांव की लड़कियां गीत गा गा कर उसे तंग करती। सब कुछ कितना अच्छा था। जब से इंजीनियरिंग की पढ़ाई के सिलसिले में अपना घर छोड़कर दूर शहर में हॉस्टल में रहना शुरू किया, तब से गांव गवार सब पीछे छूट गए। कितने साल बाद वह अपनी भाभी के पीहर वापस जा रहा है, भाभी को लिवाने के लिए। इन दिवाली की छुट्टियों में जब उसने घर में कदम रखा ही था तो माँ ने सबसे पहले कहा, नितिन आज तू आराम कर ले, पर कल पहली गाड़ी से अपनी भाभी को ले आ। पूरे 10 दिन हो गए हैं उसे अपने पीहर गए हुए। दशहरे की छुट्टियों में गई थी, अब तो दिवाली आ गई है। दिवाली के बाद बच्चों के स्कूल भी खुल जाएंगे। तू भी 2-3 दिन रहेगा, तेरी भाभी और भतीजे तेरे साथ होंगे तो ठीक रहेगा। फिर 100 काम होते हैं दिवाली के मौके पर, उस महारानी को पता नहीं है क्या? बोलते बोलते माँ का लहजा थोड़ा कठोर हो गया। नितिन भला अपनी माँ की बात कैसे टाल सकता था? उसे भी भाभी और भतीजे से लगाव था और सबसे बड़ी बात यह थी कि उसे भाभी के पीहर जाने का मौका मिल रहा था। बस अपनी रफ्तार से चल रही थी। खिड़की के बाहर खूब अंधेरा था और कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। नितिन की नजरें अभी भी खिड़की पर गड़ी हुई थी, मानो वह खिड़की का कोई कांच न होकर कोई टीवी स्क्रीन हो। स्मृतियां सजीव हो रही थी, मानो भूले बिसरे हुए दिन एक एक कर उसकी आंखों के सामने चलचित्र की भांति दृश्यमान हो रहे थे। वह यह सोचकर मुस्कुराने लगा कि जब कॉलेज में अक्सर उससे पूछा जाता कि नितिन तेरी फेवरेट जगह कौन सी है, तो वह तुरंत कहता कल्याणपुर। सभी के मुंह खुले के खुले रह जाते। सब पूछते, भाई ये कौन सा शहर है? पहले तो नहीं सुना, कोई हिल स्टेशन है क्या? नितिन ठहाके मारकर हंसने लगता और कहता, हिल स्टेशन नहीं, मरु स्टेशन है। दूर रेगिस्तान के टीलों के बीच बसा हुआ मेरी भाभी का गांव, जो मुझे सबसे प्यारा लगता है।
सारे दोस्त ठहाके मारकर हंसने लगते। पूछते, ऐसा क्या है भाई उस गांव में? कहीं भाभी की छोटी बहन से इश्क विश्क तो नहीं? नितिन मुस्कुराकर कहता, नहीं यार, भाभी अकेली है और उनके 3 भाई हैं। बस गांव के लोग इतने प्यारे हैं कि हर किसी को उस गांव से प्यार हो ही जाता है। बस अपनी सुस्त रफ्तार से रेगिस्तान के टीलों के बीच सर्पाकार रोड का पीछा किए जा रही थी। नितिन बस की खिड़की पर सिर टिकाए अभी भी स्मृतियों के गहरे समुद्र में गोते लगा रहा था। एक चेहरा उसके जहन में बार बार अपनी आकृति बना रहा था। उसे याद आया, हाजी चाचा। हाजी चाचा उसके साथ कितनी मस्ती किया करते थे। हर रोज वे भाभी के घर आते, उनकी दुकान हमेशा उनके हाथ में रहती। एक छोटी सी लोहे की बनी संदूक जिसमें एक उस्तरा, एक कैंची और दाढ़ी बनाने के कुछ दूसरे सामान। भाभी के परिवार की गांव में धमक थी। एक तो जागीरी राजपूत परिवार और ऊपर से घर में 3 हट्टे कट्टे गबरू जवान। भाभी के पिताजी के पास आधे गांव से भी ज्यादा जमीन थी, जहां गांव के निचले तबके के लोग खेती करते और बदले में आध भरते। हाजी चाचा की उस परिवार से खूब छनती थी। वे रोज सुबह सुबह भाभी के घर आ जाते और सबकी दाढ़ी बनाते। बदले में उन्हें वहां चाय नाश्ता मिलता। जब सब लोग कुर्सी या पाटे पर बैठकर भोजन कर रहे होते तो हाजी चाचा थोड़ी दूरी बनाकर नीचे ही बैठ जाते और गर्मा गर्म नाश्ते का मजा लेते। बीच बीच में वे यह कहना न भूलते, हजूर, खाना तो बहुत से घरों में खाया है, पर इस घर की रसोई का जो स्वाद है वो और कहीं नहीं मिला। बीच बीच में वे गांव में कहां क्या हुआ वह सब भी भाभी के परिवार के समक्ष सचित्र वर्णन करते जाते। यूं कहे कि भाभी के परिवार के लिए वे ही अखबार और रेडियो पर प्रसारित होने वाले समाचार के वाचक थे। 50 साल की आयु में भी हट्टे कट्टे हाजी चाचा। अपनी उम्र से आधी उम्र के नौजवानों को भी वे मलखंब में पटकनी दे देते। बाहर की ओर लटका हुआ पेट और थुलथुल शरीर वाले हाजी चाचा हमेशा सिर पर गमछा बांधे रखते। चाचा की नाक के नीचे हल्की हल्की मूछें, गालों एवं ठोड़ी पर भरी पूरी दाढ़ी थी। दाढ़ी के सफेद बालों को चाचा अपनी कंघी से सलीके से संवार कर रखते। बड़ा मस्खरा स्वभाव था उनका। अपनी लच्छेदार बातों से वे सभी को अपना बना लेते थे। उनका नाम सच में ही हाजी है या हर काम में उनकी हाँ जी होने के कारण उनका नाम हाजी चाचा पड़ा, यह नितिन के लिए यक्ष प्रश्न था। रात बहुत गहरा गई थी। बस की खिड़की से छनकर आती हुई ठंडी हवा उसे जगाए भी। नितिन ने जब गर्दन घुमाई तो देखा पास की सीट पर दुबका हुआ वह व्यक्ति मुंह खोलकर सो रहा है। बीच बीच में उसके खर्राटों की आवाज उस बस को मानो बुधी बस होने जैसा एहसास करा देती। उसके खुले मुंह से अब भी बीड़ी की बदबू आ रही थी। उसे सहसा याद आया कि हाजी चाचा भी कितनी बीड़ियां पीते थे। एक बुझती नहीं थी कि दूसरी जला लेते। जब हथाई पर होते तो अपनी लच्छेदार बातों में मशगूल होकर न जाने बीड़ियों के कितने बंडल धुआं बनाकर उड़ा दिया करते थे। बस के अचानक ब्रेक लगने से नितिन सहसा चौंका। पास की सीट पर दुबका हुआ आदमी भी हक्का बक्का था। पूरी बस जैसे चीर निद्रा से जाग गई। बस के अंदर छाई खामोशी एकदम काफुर हो गई। हर कोई एक दूसरे से टोह ले रहा था कि बीच रास्ते में यह बस बारात की घोड़ी की तरह बिदक कर क्यों खड़ी हो गई है। नितिन बस से नीचे उतरकर ड्राइवर और खलासी की ओर मुखातिब हुआ। उसने देखा कि ड्राइवर और खलासी दोनों गुरु चेले की जोड़ी खुसर फुसर कर रही थी। ड्राइवर साहब, क्या हुआ? यह बस यहाँ सुनसान जगह पर क्यों रोक दी? नितिन ड्राइवर की ओर मुखातिब होकर फुसफुसाया। भैया, गाड़ी का एक्सल टूट गया है, ड्राइवर ने गमछा सिर पर बांधते हुए कहा। तो अब? नितिन के चेहरे पर चिंता के भाव थे। खलासी ने नितिन के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, अब क्या? होई यही सोई जो राम रचि राखा, हो करी तरक बढ़ा वही साखा। जो भगवान ने पहले से ही लिख दिया है वही हो रहा है। गाड़ी को यहीं आकर खराब होना था, सो हो गई।
या तो आप तब तक यहीं जमे रहें जब तक कि कोई दूसरी गाड़ी नहीं आ जाती, या फिर अपना बैग संभालिए और पैदल ही चल पड़िए अपने गांव की ओर। ड्राइवर साहब, इस गाड़ी को आप भंगार में रख दीजिए। हर सप्ताह तो यह गाड़ी बिदक कर खड़ी हो जाती है, कभी टायर पंक्चर, कभी मोटर खराब। लो भाई, आज तो गजब ही हो गया, एक्सल ही टूट गया। अब जब तक नया एक्सल नहीं आता ये गाड़ी तो चलने से रहे। गाड़ी से नीचे उतरते हुए वह पीले दांतों वाला आदमी गुर्राया। एक एक कर सभी यात्री नीचे उतर गए। सभी यात्री ड्राइवर को घेर कर खड़े हो गए। कौन क्या कह रहा था उस हो हल्ले में कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था। नितिन उस घेरे से बाहर निकल आया। इतने लोगों की भीड़ और बेचैनी के कारण वह सर्दी में भी उमस अनुभव करने लगा था। सड़क पर आगे बढ़कर अपनी जेब से मोबाइल निकालकर नंबर ढूंढने लगा। उसने सोचा बेहतर है कि भाभी के घर फोन कर पूरी घटना बता दूं। क्यों खामखा सिर पर वजन ले रहे हो भैया? यहाँ मोबाइल का नेटवर्क नहीं मिलेगा। सुनसान रेगिस्तान के बीच कौन मुई कंपनी अपना टावर लगाएगी? नितिन के पीछे की ओर से कंधे पर हाथ रखते हुए उसे पीले दांतों वाले आदमी ने कहा। नितिन सहसा चौंक गया। उसने अपने कंधे से उस आदमी के हाथ को झटक कर जब मोबाइल की ओर देखा तो मानो काटो तो खून नहीं। मोबाइल से नेटवर्क ऐसे नदारा था जैसे गधी के सिर से सींग। बैटरी भी खत्म होने ही वाली थी। नितिन के माथे पर चिंता की लकीरें उभर आई। मेरा नाम नितिन है, आपका परिचय? नितिन ने पीले दांतों वाले आदमी की ओर मुखातिब होते हुए मुस्कुराकर पूछा। मेरा नाम साधो है। यहाँ से कोई 2-1 कोस दूर है कल्याणपुर, और उससे 1-8 किलोमीटर पहले ही मेरा खेत है। मेरी ढाणी मेरे खेत में ही है, मैं वहीं रहता हूं। बुरा न मानो तो एक बात कहूं, कल सुबह तक यहाँ कोई बस नहीं आने वाली। पैदल चलना ही बेहतर होगा। आप मेरे साथ आना चाहें तो आ सकते हैं। 1 से भले 2। बातें करते करते रास्ता भी आसानी से कट जाएगा। माचिस की तीली से बीड़ी सुलगाते हुए पीले दांतों वाले आदमी ने कहा। नितिन को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करे और क्या न करे। उसने पलट कर देखा तो पाया कि लोग बाग अपना सामान लादकर अपने अपने रास्ते जा रहे थे, और कुछ जब तक कि दूसरी बस नहीं आ जाती उसी बस में ही सोने की योजना बना रहे थे। उसने साधो को बिना कोई जवाब दिए ही बस की ओर कदम बढ़ा दिए। बस में पहुंचकर देखा तो पाया कि गिने चुने लोग ही बस में रह गए हैं। बाकी सब अपने अपने गंतव्य की ओर पैदल ही निकल पड़े हैं। उसने भी अपना बैग उठाया और पीठ पर टांग लिया। बस से नीचे उतरा तो ठंड और ज्यादा महसूस होने लगी। बस से नीचे उतरते ही नितिन की नजरें साधो को तलाशने लगी। आसपास साधो कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा था। नितिन ने गौर से देखा तो 100 कदम के फासले पर उसे बीड़ी की कश लेता हुआ साधु दिखाई दिया। जो बीड़ी की दुर्गंध उसे परेशान कर रही थी, उसी बीड़ी के धुएं के छल्लों ने नितिन को साधु की पहचान करने में मदद की। नितिन ने तेजी से साधु की ओर अपने कदम बढ़ा दिए। साधु तक पहुंचते पहुंचते नितिन की सांसें फूल गई। उसने हाफते हुए कहा, साधु जी, आपने तो मेरा इंतजार ही नहीं किया और अकेले ही चल पड़े। साधु मुस्कुराया। साहब, आपका इंतजार करता और वहीं खड़ा रहता तो सर्दी से मैं घबरा जाता और शायद पैदल जाने का विचार ही बदल देता, इसलिए मैंने चलना आरंभ कर दिया। आदमी जब पैदल चलता है तो उसका खून गर्म होकर नस नस में दौड़ता है, और खून जब गर्म हो तो सर्दी की क्या बिसात जो आप उससे डर जाएं। कमाल देखिए साहब, तेजी से चलते हुए जब आप यहाँ आए तो आपकी सर्दी भी गायब हो गई। साहब, हमने तो पूस की सर्दी में भी खेतों में पानी दिया है। लोग बाग मॉर्निंग वॉक करते हैं और हम किसान लोग खेतों में नाइट वॉक करते हैं। दांतों के बीच बीड़ी को रखकर साधु बोले ही जा रहा था। बीच बीच में वह अपनी बीड़ी को 2 उंगलियों के बीच रख लेता था, और जब बीड़ी बुझ जाती तो उसे फिर से सुलगा लेता। नितिन भी उसकी एक एक बात को ध्यान से सुन रहा था। बस में जिस साधु से उसे खुन्नस हो रही थी वह अब उसे परम स्नेही सा लगने लगा। कल्याणपुर में आपका क्या रिश्ता है साहब?
बंडल में से एक बीड़ी निकालकर उसने नितिन की ओर बढ़ाते हुए उससे पूछा, मेरे संबंधी रहते हैं वहां, भाभी का पीहर है। नहीं नहीं, मैं बीड़ी नहीं पीता, नितिन ने सकुचाते हुए जवाब दिया। अरे साहब, सिगरेट तो पीते होंगे, देशी सिगरेट समझ के ही पी लीजिए। सर्दी का मौसम है, गर्म गर्म धुआं अंदर जाएगा तो अच्छा लगेगा। बीड़ी के तंबाकू का नशा जब सिर में भिनभिनाएगा तो थकान भी जाती रहेगी। साधु ने नितिन को फिर बीड़ी की मनहार दी। आप कल्याणपुर में किसी को जानते हैं? बीड़ी का कश लेते हुए नितिन ने साधु की ओर प्रश्न उछाला। अजी, कल्याणपुर तो हमारा रोज का आना जाना है, दिन में 1-2 चक्कर तो पड़ ही जाते हैं। फिर ठाकर साहब का बुलावा आ जाए तो जाना बहुत जरूरी हो जाता है। वैसे साहब, आप किसके यहाँ आज बटाऊ बनकर जा रहे हैं? उमराव सिंह जी के यहाँ। क्या आप उन्हें जानते हैं? नितिन ने फिर प्रश्न किया। बहुत अच्छे से जानता हूँ। उमराव सिंह जी को हम ठाकर साहब कहकर सम्मान देते हैं। बहुत ही सज्जन आदमी हैं। एक बात आपको बता दूं साहब, कल्याणपुर पहुंचते पहुंचते हमें रात के 2 बज जाएंगे और ठंड में कोहरा और गहरा जाएगा। पता है मैं बीड़ी क्यों पीता हूं? कहते हैं कि आग हाथ में हो तो भूत पिशाच निकट नहीं आते। अब आपसे क्या छुपाना साहब, बहुत से लोगों ने आधी रात के बाद कल्याणपुर गांव के आसपास भूत देखे हैं। साधु ने आंखें चौड़ी करते हुए कहा, कैसी बातें करते हो? क्या तुम मुझे डरा रहे हो? भूत भूत कुछ नहीं होते, समझे? नितिन के प्रश्न का साधु ने कोई जवाब नहीं दिया और दूर दिखाई दे रही रोशनी की ओर ताकने लगा। उस खेत से आ रही रोशनी देख रहे हो ना साहब? यहाँ के लोग बाग खेतों में ही ढाणी बनाकर रहते हैं। अभी मूंगफली और चने की खेती का मौसम है। जिन लोगों के पास ट्यूबवेल है उनके लिए यह रेगिस्तान सोना उगलता है, सोना। यहाँ लाइट की समस्या है साहब। दिन में लाइट रहती नहीं, इसलिए किसानों को रात भर जाग जाकर अपनी फसलों को पानी देना पड़ता है। फसलों को पाले से बचाने के लिए भी रात को फसलों को पानी देना जरूरी है। हर किसी को तो इस बात का इल्म भी नहीं है कि पानी इतना देना चाहिए कि मिट्टी केवल गीली रहे। साधु धारा प्रवाह बोले ही जा रहा था। बोलते बोलते वह रोशनी के पास पहुंचते ही ठिठक गया। साहब, आपको आगे का रास्ता अकेले ही तय करना होगा। रात बहुत गहरा गई है और ठंड भी बहुत बढ़ रही है। बूढ़ा शरीर और सहन नहीं कर सकता। ये जो खेत देख रहे हैं, जहां से ये रोशनी आ रही है, यह भंवर लाल का खेत है। भंवर मेरी जाति का ही है। वह पहले मेरे गांव में रहता था, अब यहाँ आकर बस गया है। बटाई पर खेती करता है। यह खेत और ट्यूबवेल दोनों ही जागीरदार के हैं। मुझे पता नहीं था कि यहाँ कोई होगा। पता होता तो शायद मैं पैदल चलने के लिए आपको आग्रह नहीं करता। मैं आज रात यहीं विश्राम करूंगा साहब। आप चाहें तो मेरे साथ आ सकते हैं। कल मैं आपको आपके ठिकाने पर छोड़ आऊंगा। साधु ने अपने शरीर पर कंबल डालते हुए कहा। नितिन ने लंबी सांस भरी और थोड़ी देर खामोश रहा। नजरें नीचे सड़क की ओर टिकाते हुए बोला, अच्छा, जैसा आप उचित समझे। मुझसे आग्रह करने के लिए आपका शुक्रिया, पर मैं यहाँ नहीं रुक सकूंगा। मुझे किसी भी हालत में कल्याणपुर पहुंचना ही होगा। शायद मेरे रिश्तेदार मेरी राह देख रहे होंगे। अलविदा। वैसे भी मरी हुई आत्माएं साथ नहीं देती। मेरा मतलब, जिनका शरीर दुर्बल हो चुका हो वे जल्दी थक जाते हैं। मैं भी थक गया हूं। इस ठंड में और पैदल नहीं चल सकता। आप ये रख लीजिए, जब सर्दी लगे तो सुलगा लीजिएगा। जेब में से बीड़ी का बंडल और माचिस निकालकर नितिन के हाथों में रखते हुए साधु दबी जुबान से बोला। जब नितिन ने अनजाने में बंडल लेते हुए साधु के हाथ को स्पर्श किया तो उसने पाया कि साधु के हाथ में गर्माहट थी। जैसे दीपक की लौ अपने आसपास के वातावरण को गर्म बनाए रखती है, वैसे ही इतनी ठंड में भी आपके हाथों में गर्माहट है। जैसे दोनों हथेलियों को आपस में रगड़ने से जो ऊष्मा निकलती है, वैसा ही कुछ मैंने आपको छूकर अनुभव किया। नितिन साधु की आंखों में झांक कर बोला।
साधु ने अपनी नजर दूसरी ओर फेर ली। आत्माएं दिए की लौ जैसी ही होती है साहब, एक प्रकाश भर, और कुछ नहीं। आप जाते हुए सावधान रहें, कोई अजनबी मिले तो दूर ही रहें। अब मैं चलता हूँ साहब। कहते कहते साधु सड़क से नीचे उतरकर उस खेत की ओर तेज कदमों से चलने लगा जहां से रोशनी आ रही थी, और कुछ ही देर में अंधेरे में गुम हो गया। नितिन के शरीर में कंपन सा हुआ। उसने अनुभव किया कि साधु के जाते ही ठंड और बढ़ गई है। नितिन ने बंडल से एक बीड़ी निकाली और उसे माचिस की तीली से सुलगाकर तेज रफ्तार से आगे बढ़ चला। वह सोचने लगा कि साधु जितना मजाकिया किस्म का इंसान दिखता है उतना है नहीं। बार बार वह आत्मा, भूत आदि की बातें करके मुझे डराने की चेष्टा कर रहा था। ठंडी हवाएं जब नितिन के खुले चेहरे को भेदने लगी तो उसने रुमाल निकालकर मुंह ढक लिया। चारों तरफ नीरवता सी छाई हुई थी। सड़क पर वह अकेला आगे बढ़ा जा रहा था। मोबाइल में ज्यादा बैटरी भी नहीं बची थी, नहीं तो गाने सुनता। उसके दिमाग में बार बार यही ख्याल आ रहा था कि साधु साथ था तो बातें करते करते रास्ता कितनी आसानी से कट रहा था और इतनी ठंड भी अनुभव नहीं हो रही थी। जहां साधु ने नितिन को अलविदा कहा था उस स्थान से नितिन बहुत दूर आ गया था। थोड़ी थकान का अनुभव करने लगा था, उसका गला भी सूखने लगा, पर ठंड के कारण पानी पीने की इच्छा नहीं हो रही थी। थोड़ा सुस्ताने का मन हो रहा था। वह अभी थोड़ी ही दूर आगे बढ़ा था कि उसे विशाल बरगद का पेड़ दिखाई दिया। ऐसा लग रहा था जैसे बरगद के चारों ओर बने चबूतरे पर कोई बैठा है। अंधेरे में यह स्पष्ट नहीं हो पा रहा था कि कोई मूर्त है या फिर इंसान। साधु की भूत प्रेत की बातों को उसने मजाक में लिया था, पर वही बातें अब उसे डरा रही थी। नितिन को थोड़ी घबराहट हुई क्योंकि उसके कानों में साधु की चेतावनी वाले शब्द गूंज रहे थे। बरगद के पेड़ से थोड़ी दूरी रखते हुए नितिन ने आवाज लगाई, कौन है वहां? खम्मा घड़ी नितिन जी, मैं कब से आपका इंतजार कर रहा था। आप तो रात 10 बजे पहुंचने वाले थे, इतनी देर क्यों कर हो गई? बरगद के चारों ओर बने चबूतरे पर बैठे उस आदमी ने जवाब दिया। नितिन को आवाज जानी पहचानी लगी। उसने सावधानी से आगे बढ़ते हुए अपने मोबाइल से फ्लैशलाइट की रोशनी में चेहरा पहचानने का प्रयास किया। अरे हाजी चाचा, आप पहचान में ही नहीं आ रहे हैं। आप थोड़ा कमजोर हो गए हैं। स्वास्थ्य तो ठीक है ना? हाजी चाचा को देखकर नितिन की आंखें चमक उठी। शुक्र है आपने मुझे पहचान लिया। शरीर बूढ़ा हो जाता है तो आदमी कमजोर दिखता है बाबू साहब। घर पर सब आपकी बाट जोह रहे हैं। मुझे समाचार मिला कि आज आप आने वाले हैं, तो मैं गांव के बस अड्डे पर बैठकर आपका इंतजार करने लगा। कई घंटे बीत जाने पर भी जब बस नहीं आई तो मुझे शंका हुई। पता नहीं क्यों यह रोड अपशकुनी हो गई है। यहाँ से रात में गुजरने वाले वाहनों में कुछ ना कुछ खराबी आ ही जाती है। कभी टायर पंचर तो कभी एक्सल का टूट जाना। अचानक से टायर फट जाने या एक्सल के टूट जाने से यहाँ बहुत दुर्घटनाएं घट चुकी हैं। इसलिए मैंने इस रोड पर आपकी तरफ चलना शुरू कर दिया। बीड़ी की तलब हुई तो इस बरगद के पेड़ के नीचे बैठ गया। बीड़ी के बचे हुए टुकड़े को अभी फेंका ही था कि आप आ गए। हाँ चाचा, जैसा आप कह रहे हैं वैसा ही कुछ आज मेरे साथ भी घटित हो गया। एक तो वह मरियल बस रेंग रेंग कर चल रही थी, ऊपर से उसका एक्सल भी टूट गया। एक भले मानुष का साथ मिल गया और फिर मैं उसके साथ पैदल ही चल पड़ा। धौंकनी सी चलती नितिन की सांसों में ठहराव सा आ गया था। नितिन हाजी चाचा को गौर से देख रहा था। बलिष्ठ देह अब कमजोर हो गई थी। दाढ़ी एकदम सफेद झक, पूरा चेहरा दाढ़ी से ढका हुआ। पहले जो मूछें हल्की होती थी पर अब वे हरी भरी दिखाई दे रही। लंबी सफेद मूछों ने ऊपरी होठों को ओझल कर दिया था। वे सिर पर अभी भी अंगरखा बांधे हुए थे। सफेद रंग की नई धोती और उस पर कुर्ता, ऐसे लग रहा था
जैसे वे किसी बारात में जाने के लिए निकलने वाले। अच्छा, बातें होती रहेंगी। यह सड़क बहुत घूम कर जाती है। चलिए इस कच्चे रास्ते से चलते हैं। हम आधे घंटे में ही गांव पहुंच जाएंगे। यदि हम कच्चे रास्ते से होते हुए जाएंगे तो हमारा काफी वक्त बचेगा। हाजी चाचा कच्चे रास्ते की ओर कदम बढ़ाते हुए बोलते जा रहे थे। उनके पीछे नितिन ने भी अपने कदम तेजी से बढ़ा दिए। रास्ते पर हाजी चाचा उसके बचपन की बातें करते रहे। नितिन के बारे में पूछा, क्या करते हो, कहाँ तक पढ़े हो, कहाँ रहते हो। हाजी चाचा ने नितिन के सामने प्रश्नों की झड़ी लगा दी। नितिन एक एक करके सभी प्रश्नों का उत्तर देता गया। बातें करते करते हाजी चाचा को बीड़ी की फिर से तलब लगी। वे अपने हाथ से कभी ऊपर की जेब को टटोलते तो कभी धोती की गांठ के किनारों को खोलकर देखते। उनकी असहजता को भांपते हुए नितिन ने पूछा, क्या हुआ चाचा, क्या ढूंढ रहे हैं। बीड़ी का बंडल ढूंढ रहा हूं, नहीं मिल रहा। ठाकर साहब कपड़ों के साथ साथ बीड़ी के बंडल भी गरीबों में बांट देते तो शायद उसका प्रसाद मुझे भी मिलता। ये जो नए कपड़े देख रहे हैं ना बाबू साहब, ये भी ठाकर साहब ने दिए हैं। कल उन्होंने मेरे नाम से गरीबों में कपड़े बांटे, उसी का पुण्य है। कहते कहते हाजी चाचा रुक गए। उनके चेहरे की भंगिमा गंभीर हो गई। ठहरिए जरा, मैं आपको देता हूँ। रास्ते में साधु मिला था, उसने मुझे बीड़ी का बंडल दिया था। कह रहा था ठंड में काम आएगा। बीड़ी का गर्म गर्म धुआं सर्दी में राहत देगा। नितिन अपनी जेब को टटोलते हुए बोला, कौन साधु, कहाँ मिला था। नितिन की बात को बीच में ही काटते हुए हाजी चाचा ने फिर से प्रश्नों की झड़ी लगा दी थी। नितिन ने सारी राम कहानी हाजी चाचा को कह सुनाई। हाजी चाचा उसकी एक एक बात गौर से सुन रहे थे। जब नितिन की बात पूरी हुई तो हाजी चाचा ने कहा, अच्छा देखे तो आपके पास वह बीड़ी का बंडल है क्या। मैं दावे से कह सकता हूँ वह आपके पास नहीं होगा। हाजी चाचा की बात सुनकर नितिन थोड़ा सकुचाया। उसने अपनी जेब टटोली, कभी शर्ट की तो कभी पैंट की। बैग की चेन खोलकर भी देखा पर बंडल कहीं नहीं मिला। नितिन को आश्चर्य हुआ कि बंडल गया तो गया कहाँ। जब मैंने हाजी चाचा को बरगद के पेड़ के पास पाया था तभी तो मैंने ऊपर की जेब में बंडल रखा था। रहने दो बाबू साहब, नहीं मिलेगा। आप पहले आदमी नहीं हैं, बहुत से लोगों के साथ ऐसा हुआ है। जिस बस से आप आए हैं वह बस पिछले साल टायर फटने से पलट गई थी। साधु भी उसी बस से आ रहा था। उसकी मौके पर ही मौत हो गई। तब से वह इसी तरह से उन यात्रियों के साथ हो जाता है जो उस बस में पहली बार सफर कर रहे होते हैं। और जिस जगह बस पलटी थी वहां आकर वह एक खेत की दिशा में मुड़ जाता है। नितिन कौतूहल और घबराहट का मिला जुला तनाव अनुभव कर रहा था। उसके मुंह से शब्द ही नहीं फूट रहे थे। उसे हाजी चाचा की बातों का विश्वास ही नहीं हो रहा था। उसने एक बार फिर बीड़ी के बंडलों को अपनी जेब में ढूंढने का प्रयास किया, मगर इस बार भी असफल रहा। उसे लग रहा था जैसे वह अभी मूर्छित होकर गिर पड़ेगा, लेकिन हाजी चाचा की मौजूदगी ने उसे सहारा दिया। उसने अपने आप को संभाला। भय से नितिन के चेहरे पर हवाइयां उड़ रही थी। नितिन ने रुमाल से अपने चेहरे को पोंछकर दाएं बाएं देखता हुआ बोला, हाजी चाचा, क्या सचमुच भूत होते हैं? हिंदू धर्म में गति और कर्म के अनुसार मरने वाले लोगों का विभाजन किया गया है। भूत, प्रेत, पिशाच, ब्रह्म राक्षस, वेताल और क्षेत्रपाल, इन सभी के उपभाग भी होते हैं। आज जब गांव में गरुड़ पुराण बाजी जा रही थी तो मैंने सुना कि पुराणों के अनुसार 18 प्रकार के प्रेत होते हैं। बाबू साहब, आप बताइए, आपको कौन से प्रकार के भूतों के बारे में जानना है? मुझे भूतों के बारे में नहीं जानना, बस ये जानना है कि साधु क्या वास्तव में भूत है? अब तक मेरी आंखों के सामने उसका चेहरा घूम रहा है। भूत होता तो शायद मुझे हानि पहुंचाता, लेकिन उसने तो जिंदा आदमियों से भी आगे बढ़कर मेरी सहायता की। आधे रास्ते तक वह मेरे साथ चला, मुझे आगे का मार्ग सुझाया। नहीं,
साधु भूत नहीं हो सकता। नितिन ने दृढ़ता से अपनी बात रखी। आपने जो अनुभव किया है उसे ही सच मान रहे हैं। यदि यह सच होता तो साधु ने आपको जो बीड़ी का बंडल दिया था वह कहाँ है? भूत होते हैं या नहीं ये मैं नहीं जानता, मगर साधु संत कहते हैं कि शरीर में आत्मा का निवास होता है। शरीर मरता है पर आत्माएं कभी नहीं मरती। आत्माएं एक प्रकाश पुंज की तरह होती हैं। आप में भी आत्मा का वास है, पर आप अपनी आत्मा को देख नहीं पा रहे हैं, क्योंकि दिए की ज्योति के ठीक नीचे अंधेरा होता है। हमारा शरीर दिया है और आत्मा ज्योति। बाबू साहब, जब तक आपने स्वयं को शरीर माना है तब तक यह अंधेरा रहेगा। जब तक यह दिया है तब तक अंधेरा रहेगा। जब ज्योति अकेली हो जाएगी तो फिर उसके नीचे कोई अंधेरा नहीं रहेगा। दिए की ज्योति में जो ऊर्जा होती है वैसी ही ऊर्जा के रूप में आत्माएं होती हैं। थोड़ी देर के लिए विचार कीजिए कि जब जीवात्मा मृत्यु के समय अपने शरीर को छोड़ देती है तो वह प्राण, मन तथा इंद्रियों को भी छोड़ देती है। आत्मा स्वच्छंद विचरने वाली दिव्य चेतना है। ऐसी ही एक दिव्य चेतना साधु के रूप में आपको मिली। कहते कहते हाजी चाचा रुक गए और दूर से आ रही पश्चात की ओर ध्यान लगाकर सुनने का प्रयास करने लगे। नितिन हाजी चाचा के इस दार्शनिक रूप से अनजान था। वह हाजी चाचा की एक एक बात को गौर से सुने जा रहा था। बातों ही बातों में उसे एहसास ही नहीं हुआ कि सुबह के 4 बज गए हैं और वे लोग गांव में दाखिल हो गए हैं। भोर हो जाने के कारण इक्का दुक्का घरों में लाइटें जलने लगी थी। गांव में प्रवेश करने से पहले माइक से आ रही भजनों की आवाज भी शांत हो गई थी। शायद 4 बजे की आरती के बाद रात्रि जागरण समाप्त हो गया। लो, हम पहुंच गए। वह देखिए ठाकर साहब का घर, हाजी चाचा ने इशारा करके बताया। भोर हो गई है, मुझे भी बहुत से काम है, मैं चलता हूँ। आपको यहाँ देखकर मन बहुत प्रसन्न हुआ। इच्छा तो थी कि मैं आपसे कल फिर से भेंट करूं, पर कल मुझे एक लंबी यात्रा पर निकलना है। यात्रा से पूर्व आपसे मिलना मेरा सौभाग्य रहा। हाजी चाचा ने नितिन के समक्ष अपने हाथ जोड़ते हुए कहा। नितिन उनसे पूछना चाहता था कि आप कहाँ जा रहे हैं कल, किंतु इससे पहले कि नितिन उनसे कुछ कह पाता, उन्होंने अपने कदम विपरीत दिशा की ओर बढ़ा दिए थे। नितिन ने भी हाथ जोड़कर अभिवादन किया। हाजी चाचा तेज गति से चलते हुए थोड़ा दूर जाते ही अंधेरी गली में गुम हो गए। नितिन ने गहरी सांस ली। उसे खुशी थी कि हाजी चाचा अपनी यात्रा से पहले स्वयं उसे लेने इतनी दूर तक आए। उसके मन में अभी भी डर घर कर बैठा था। जो पश्चात पहले हल्की हल्की आ रही थी वह अब स्पष्ट सुनाई देने लगी थी। नितिन थोड़ा घबरा गया। उसने तेजी से दरवाजे की ओर कदम बढ़ाए और दरवाजे की कुंडी बजाने लगा। कहाँ से आए हो बटाऊ? किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा। नितिन सहम गया। घबराकर पीछे की ओर मुड़ा तो देखा कि भाभी के पिताजी यानी ठाकर साहब खड़े हैं। नितिन ने राहत की सांस ली। इससे पहले कि नितिन कुछ कहता, ठाकर साहब बोल पड़े। अरे नितिन जी, आप सगो जी, आप तो कल रात को ही आने वाले थे। ये आते आते इतनी देर कैसे हो गई? दोनों अभी भी घर के दरवाजे के पास ही खड़े थे। क्षमा चाहता हूँ, मेरे कारण आपको चिंता और असुविधा हुई। लेट होने के पीछे बड़ी लंबी कहानी है, आपको विस्तार से बताऊंगा। आप यह बताइए, इतनी भोर में आप कहां से आ रहे हैं? नितिन ने प्रति प्रश्न किया। ठाकर साहब थोड़े गमगीन हो गए और बोले, सगो जी, हाजी को तो आप जानते ही हैं। उनका देहांत हो गया। बस अभी अभी उनकी डांगड़ी रात से आ रहा हूं। 12वें से एक दिन पहले की रात को हमारे गांव में मरने वाली आत्मा की शांति के लिए राती जगह रखा जाता है। पूरी रात भजन कीर्तन होते हैं। कल मैंने उसके नाम से गरीबों में वस्त्र बांटे थे। हाजी बीड़ियां बहुत पीता था। सोच रहा हूँ 12वें के दिन जब भोज होगा तो उसके नाम से बीड़ियों के बंडल बंटवा दूं। अरे अरे अरे, क्या हुआ नितिन जी? संभालो संभालो अपने आप को। इससे पहले कि ठाकर साहब की बात पूरी हो पाती, नितिन उनकी बाहों में लोथ की तरह गिर पड़ा। दोस्तों, यह कहानी भी
एक सच्ची घटना पर आधारित है। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। साथ ही साथ अगर कहानी पसंद आई है तो इसे जितना हो सके उतना शेयर भी कीजिएगा, ताकि आपके साथ साथ और लोग भी इस कहानी का मजा ले सकें।